लाहौर के एक अस्पताल में कोमा वार्ड में 10 महीने से पड़ी 15 साल की एक लड़की हामला हो गई। जब डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड किया और यहाँ रिपोर्ट आई कि वो पूरे 8 महीने से हामला है, तो वहाँ सभी डॉक्टर की चीख निकल गई और वहाँ मौके पर पुलिस पहुंची और सब डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। क्योंकि आज मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि दुनिया कितनी जालिम है। जब मैं अस्पताल में पहुंची तो मुझे नर्स अजीब नजरों से देख रही थी और कह रही थी, तुम्हारी बेटी ने कैसा काम कर दिया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। ऐसा काम कर दिया है, उसको नहीं करना चाहिए और जो बदनामी हो रही है वो अलग है। मैंने कहा, जो लड़की अपनी होश और हवास में भी नहीं है, बिस्तर पर बेहोश पड़ी है, वो क्या ऐसा कुछ करेगी। उसने कहा कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, तुम ही बताओ। तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बदनामी हो रही है, तुम्हारी बेटी की वजह से हमारा पूरा अस्पताल बदनाम है। तुम क्या चाहती हो कि अस्पताल बंद कर दें? आज ही मैं इंचार्ज डॉक्टर से बात करूंगी। भला कर लिया है हमने तुम्हारे साथ, लेकिन तुम भले के काबिल नहीं हो। तुम्हारी बेटी न जाने कैसी है, वो बिस्तर पर पड़े पड़े रह कर भी ये सब कुछ कर रही है और नुकसान हमारा हो रहा है। आज तुम्हें इसे यहाँ से ले जाना होगा। मैंने कहा, यहाँ से ले जाऊंगी तो वो मर जाएगी। उसने कहा कि ये तुम्हारा मसला है। मैंने कहा, आखिर मेरी बेटी को हुआ क्या है? तो वो कहने लगी, आज उसने फिर से एक पूरे अब सुनिए पूरी कहानी मेरी जुबानी। मैं सुबह सुबह अपने घर से अस्पताल जाने के लिए निकल रही थी और मेरी सास मुझे बातें सुना रही थी। जब कोई मर जाता है तो उसकी मैयत के पास जाकर नहीं बैठ जाते। क्यों तू मैयत के पास बैठने जा रही है? छोड़ दे उसको और घर के काम कर। घर में मेहमान आने वाले हैं, मेरी बेटी आने वाली है, उसके सास ससुर उसके शोहर भी आ रहे हैं, उन्होंने यहाँ खाना खाना है। तो चली जाएगी तो मैं ये सब कुछ कैसे करूंगी? मैं अपनी सास के आगे आज तक ना बोली थी और आज मैंने उनको कह दिया कि मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। अगर वो लोग आएंगे तो वो अपने लिए खाना खुद भी बना सकते हैं। उनसे कह देना कि खाना भी खुद बना ले और खा भी ले, बर्तन बेशक ना धोए, मैं खुद आकर धो लूंगी। इतना कहकर मैंने बैग लटका कर घर से निकली तो मैं बस के इंतजार में खड़ी थी। जब मेरे शौहर की कॉल आ गई, मेरे छोटे से मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई थी लेकिन कॉल सुनी जा सकती थी। मैंने कहा, अस्पताल जा रही हूँ। उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? आज तो घर में मेहमान आने वाले हैं ना, अम्मी नाराज हो जाएगी, हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। मैंने कहा, मुझे रात को बहुत बुरा ख्वाब आया था मेरी बेटी के बारे में, इसलिए उसको देखने जा रही हूँ। तो मेरे शौहर ने कहा, जल्दी वापिस आ जाना। मैंने कहा, जब तक मैं उसके पास बैठूंगी, जब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती, फिर आ जाऊंगी वापिस। मैंने अपने शौहर से भी कह दिया और मैंने बात करके फोन बंद कर दिया। पहले तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया लेकिन अब उसे भी पता चल गया था कि हम दोनों की हालत एक जैसी है। हमारी एक ही बेटी थी और वो भी उस वक्त अस्पताल में थी। अस्पताल में दाखिल हुई तो सामने इंचार्ज नर्स काउंटर पर खड़ी थी। उसने कहा कि तुम्हें ही फोन करके बुलाने वाली थी, तुम खुद आ गई हो, तुम्हें आज ऐसी खबर मिलेगी, तुम भी अपनी बेटी के साथ बिस्तर पर लेट जाओगी। मैं हैरान थी, उसका रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था क्योंकि इससे पहले भी वो मुझे ऐसी ही बातें सुना चुकी थी। और फिर ये सरकारी अस्पताल था, हमारी बेटी का इलाज यहाँ पर हो रहा था सिर्फ यहाँ के डॉक्टर की वजह से, जो बहुत अच्छा इंसान था। उसने कहा था, सरकारी अस्पताल में हर चीज मुफ्त नहीं होती, कुछ चीजें भी होती हैं जिनके बहुत से पैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी बेटी का इलाज कर रहा था। असल में मेरी बेटी के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था, इतना बुरा जो किसी भी लड़की के साथ कभी नहीं होना चाहिए। वो इस काबिल हो तब भी नहीं। मैंने कहा कि अब क्या हो गया है? उसने कहा, आओ, सही टाइम पर बिल्कुल आई हो, हम लोग उसका अल्ट्रासाउंड ही कर रहे थे, तुम भी देख लो तुम्हारी बेटी ने क्या किया है। मैंने कहा, इस हालत में वो क्या कर लेगी? उसने कहा कि ये तो तुम्हें पता चल जाएगा। जब मैं कमरे में गई तो मेरी बेटी का अल्ट्रासाउंड हो रहा था, वो बिल्कुल बेजान सी पड़ी थी। डॉक्टर वहीं पर मौजूद था। उसने कहा कि सर आप भी इस स्क्रीन की तरफ देखिए, मुझे मालूम है कि आप पढ़ी लिखी तो नहीं होंगी। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैंने FA की है, तो वो इस बात पर हैरान हुआ था। उसने कहा, आपको ज्यादा समझ आ जाएगी असल मसला क्या है, जरा स्क्रीन की तरफ नजर रखिएगा। जब उसने मेरी बेटी का अल्ट्रासाउंड किया तो स्क्रीन पर जो चीज नजर आई उसे देखकर तो मैं बुरी तरह से हैरान हो गई थी। मैंने कहा, ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, हम भी यही समझ रहे थे ये नहीं हो सकता, लेकिन इसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी थी। आज मजबूर होकर हमने अल्ट्रासाउंड किया है, मेरी बेटी को वापस इस कमरे में ले जाने का कह दिया। मैं वहीं पर बेजान होकर बैठ गई थी क्योंकि मेरी कम उम्र की बेटी जो कोमा की हालत में थी वो माँ बनने वाली थी। माँ, इसका मतलब यही था कि वो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकती थी। फिर उसके साथ ये सब कुछ कैसे हो गया था? उन्होंने कहा कि आप ही इसका जवाब दीजिए। मैंने कहा, मैं इसका जवाब कैसे दे सकती हूँ? लड़की आपके पास है, आप लोगों के अस्पताल में है। मैं तो दिन रात उसके पास नहीं होती, मैं रात को उसके पास भी नहीं रुक सकती थी क्योंकि उसको कोमा में गए हुए कम से कम 10 महीने हो चुके थे और मैं 10 महीने तक यहाँ कैसे रुक सकती थी? ना तो यहाँ जगह थी और ना ही मेरी सास इसकी इजाजत देती क्योंकि सारे घर के काम मुझ पर ही थे। मेरा शौहर पहले इधर ही काम करता था लेकिन अब मेरी बेटी के खर्च उठाने के लिए उसे दूसरे शहर में जाकर काम करना पड़ रहा था क्योंकि कुछ ना कुछ खर्चे तो हो ही जाते हैं, हम सब कुछ अस्पताल वाले पर नहीं छोड़ सकते थे। डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, वहां पर नर्स भी थी। मुझे उस औरत पर
बहुत गुस्सा आया था। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन हर मामले में आगे आगे होती थी। उसने कहा कि देख लीजिए डॉक्टर साहब, मैंने तो आपको मना ही किया था, नेकी का जमाना नहीं है। इस औरत ने तो हमारी नेकी हमारे मुंह पर दे मारी है। डॉक्टर साहब वहीं बैठे थे जैसे वो सब कुछ मैंने ही किया हो। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आपने हमारी बहुत मदद की, लेकिन आप ही बताइए, मैं तो यहाँ थी ही नहीं और बेटी तो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकती, तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? उसने कहा ये तो हमें भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन अब आप बताइए कि हम क्या करें? आपकी बेटी की वजह से हमारा पूरा अस्पताल बदनाम हो सकता है। ऐसी बातें अस्पताल में बहुत जल्दी फैल जाती हैं। आपको तो पता है ये अस्पताल बंद भी हो सकता है और यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं। कोई बहुत अच्छे समझदार लोग नहीं आते जो इस बात को समझ सके। फिर मसला जैसा भी हो, बुरा तो लड़की को ही कहा जाता है। मैंने कहा क्या ऐसी लड़की को भी बुरा कहेंगे जो कोमा में पड़ी है? आखिर मैं क्या कर सकती हूँ? डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत है और जवान भी है। हम इसके सर पर किसी चौकीदार को तो खड़ा नहीं कर सकते। यहाँ तो हर एक आना जाना लगा रहता है, हजार काम होते हैं। हर एक काम के लिए एक बंदा तो यहाँ पर नहीं रह सकता। एक बंदे के ऊपर 20-20 काम होते हैं, वो बंदा वैसे ही पागल हो जाता है। आप बताइए क्या करना है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। उसने कहा अगर ये बच्चा हम लोग जाया करने की कोशिश करेंगे तो आपकी बेटी की जान खतरे में जा सकती है। वो पहले ही बीमार है। मैंने कहा अगर बच्चा दुनिया में लाया जाए तो इसकी जान को खतरा नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा नहीं, तब इसकी जान को खतरा नहीं होगा क्योंकि वो एक जगह पड़ी है और जब औरत के अंदर बच्चा होता है तो औरत को सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि कुछ फायदे भी होते हैं। शायद इस बच्चे की वजह से वो कोमा से बाहर आ जाए। मैंने फौरन उस डॉक्टर के आगे हाथ छोड़ दिए थे और कहा बस आप ये बात बाहर मत निकालना। मेरी बेटी पहले से ही यहाँ पर पड़ी है। खानदान वालों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमने अपनी बेटी को काम करने के लिए दूसरे शहर में भेज दिया है। झूठ बोला है, वो बीमार है। मैंने रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा ठीक है, हम कुछ सोच लेते हैं। आप भी ये बात किसी को ना बताएं। मैं वहां से वापस आई और अपने शौहर को ये सब कुछ बता दिया। मेरे लिए मेरे शौहर को ये खबर सुनाना बहुत मुश्किल काम था। इस बात का अंदाजा आप लोग खुद ही लगा सकते हैं। मेरा शौहर कुछ बोला ही नहीं। शायद गुस्से और बेबसी की हद हो गई थी। उसने फोन ही बंद कर दिया। मेरी सास ने मुझे बातें सुनाई। मेहमान तो खाना पीना खाकर चले गए थे। इतना सारा काम छोड़ गए थे कि मैं रात तक कामों में लगी रही। इस बात को मैं फिर भी ना भूली। ये बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। वक्त गुजरने लगा। एक दिन मुझे आधी रात को अस्पताल से फोन आया। उन्होंने कहा आप जल्दी से आइए। वो दिन आ गया है जिस दिन की किसी को भी खुशी नहीं होगी, लेकिन आपको आना होगा। मैं अस्पताल चली गई। मैंने अपनी बेटी को जाकर देखा। वो बिल्कुल वैसे ही पड़ी हुई थी। मैं उसको देखती रहती थी। कभी कभी अस्पताल चली जाती तो 4-4 घंटे उसके पास बैठी रहती, उसको बुलाती रहती, उससे बातें करती रहती। कभी तो कोई जवाब देगी, लेकिन वो जवाब नहीं देती थी। डॉक्टर ने कहा था इससे से ज्यादा बात करेंगे और वो आवाज भी सुनती थी, सबको देखती भी थी, लेकिन ना ही कोई जवाब दे पाती थी। उसको कोमा कहते हैं और आपकी बेटी कोमे में है। मरीज को वापस आने के लिए सिर्फ यही उम्मीद होती है, शायद वो किसी हादसे की वजह से या किसी ऐसी बात की वजह से वापस आ जाए जो इसके लिए बहुत ज्यादा अहम हो। औलाद के लिए उसकी माँ को पुकारा जाना कोई छोटी बात तो नहीं है। खुदा ने मुझे एक ही औलाद दी थी, मेरे और बच्चे नहीं हुए थे। ये भी बेटी मुझे शादी के 3 साल के बाद हुई थी। इसके बाद मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे अपने बारे में कुछ सोचना है, अपना इलाज करवाना है, किसी से पूछना है कि मेरे यहाँ औलाद क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की ही फिक्र लगी रहती थी। मेरी बेटी का नाम महरीन था। थोड़ी देर के बाद नर्स वहां पर आई। उसने एक बच्चा मेरी गोद में पकड़ा दिया। उसने कहा कि ये लो, तुम्हें मुबारक हो, तुम नानी बन गई हो। उसका बाप कौन है ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन चलो तुम नानी तो बन ही गई हो। वो इस तरह से बातें सुनाकर चली गई। मैंने बच्चे को देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे पता नहीं था ये आंसू खुशी के थे या गम के थे, बस मेरे आंखों में आंसू भर गए। मैं बुरी तरह से रो रही थी। न जाने कितनी देर इस बच्चे की किस्मत पर रोती रही। जिसकी माँ ऐसी हालत में पड़ी थी, उसकी माँ को तो पता भी नहीं था कि उसने बच्चे को पैदा किया है। और बाप कौन था? उसका बाप कोई जालिम या बुरा इंसान था जिसने कोमे में पड़ी एक मरीज को भी नहीं छोड़ा था। उसका फायदा उठा लिया एक बेचान लड़की। उसकी बेटी की उम्र ही क्या थी, बच्चा ठीक ठाक था, सेहतमंद था। मेरे शौहर को मैंने पहले ही ये सब कुछ बता दिया था। उसको बताया कि हमारी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया है। फिर वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोल रहा था। वो दूर बैठा था। मुझे नहीं पता था उसकी हालत क्या थी। मैंने उससे कहा कि आज तो आ जाए, लेकिन उसने काम का बहाना बना दिया। मुझे पता था उसे कोई काम नहीं था, बस यहाँ आकर वो सब कुछ ये बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। मर्द था ना, इसलिए ये तो इसकी इज्जत की बात थी और उसको इस बात ने गाहिल कर दिया था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप ये सब पता जरूर करें, ये सब कुछ हुआ कैसे, कुछ तो करें। कोई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कुछ तो ऐसा होगा जिससे पता चल सके कि कौन इस कमरे में गया था। डॉक्टर ने कहा कि आपको मैंने पहले ही बताया है, ये बहुत बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर हजारों लोग आते जाते हैं। हम किस किस पर शक करेंगे? अपने मुंह से तो कोई भी नहीं बताएगा उसने ये जुर्म किया है। डॉक्टर ने बच्चे को देखा तो थोड़ी देर के लिए टिकटी लगाए देखता ही रहा।
मैंने कहा डॉक्टर साहब आप इसे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो कहने लगा बहुत प्यारा बच्चा है, आप इस बच्चे का क्या करेंगे? मैंने कहा इंसान का बच्चा है डॉक्टर साहब, वो भी मेरी बेटी का, इसमें इस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, पालूंगी इसको और क्या करूंगी? उन्होंने कहा फिर उसका अस्पताल से ले जाइए, यहाँ पर बहुत बीमारियां हैं और सर्दी भी बहुत है। बच्चे को लेकर जब मैं घर में दाखिल हुई तो सामने मेरी ननद बैठी हुई थी, उसका शौहर भी, मेरी सास भी। उन्होंने देखा मेरी गोद में बच्चा है तो मेरी सास ने तो खड़े खड़े शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने कहा ये दिन मुझे देखना था, इस दिन को देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? आज 2 साल होने वाले हैं, बेटा मेरा दूसरे शहर में काम करता है, वापस घर भी नहीं आता और ये देखो मेरी बहू हाथ में किसका बच्चा लेकर आ गई है। तभी अस्पताल तो गई थी और तेरी तबीयत भी खराब रहती थी, किसके साथ मुंह काला किया है तूने? मेरी सास ने जल्दी मेरे शोहर को कॉल मिलाना शुरू कर दी। मेरी ननद मुझे बातें सुना रही थी, भाभी हम बड़े शरीफ लोग हैं, गरीब से ही, लेकिन हमारे खानदान में कभी किसी औरत ने ऐसा काम नहीं किया है और ये आपकी हिम्मत कहूँ या फिर बेशर्मी, बच्चा पाकर बेशर्म सी हो गई हो, घर में दाखिल हो गई हो, किसका बच्चा है ये? मैं कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ मैं रो रही थी और मेरे आंसू बह रहे थे। मैं बच्चे को लेकर कमरे में चली गई, अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा ली। मेरी सास और नंद ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, बाहर खड़े होकर मुझे बदुआएं देने लगी, मेरे किरदार पर बातें करने लगी, ऐसी बातें कि शायद जिसके जख्म सारी जिंदगी भी ना भरते। मेरे शौहर से बात भी कर रही थी, उससे भी सब कुछ बता रही थी, पता नहीं वो उनको क्या कह रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो चुप सी हो गई थी। अब मैं उस बच्चे को पाल रही थी, मुझे अपनी बेटी के पास जाने का टाइम भी नहीं मिलता था। मैं रिश्तेदारों को ये कह रही थी कि बच्चा मेरा है, मैं माँ बनने वाली थी। पता नहीं मेरे शौहर ने उनको क्या समझाया था, लेकिन अब वो मुझे रिश्तेदारों के सामने बदनाम नहीं कर रही थी। वक्त यूं ही गुजरता गया, लेकिन अच्छा वक्त जल्दी गुजर जाता है और बुरा वक्त कहाँ गुजरता है। बच्चा बड़ा होता रहा, मेरी गोद में खेलता था, वो तो मुझे ही अपनी माँ समझता था, मुझे उससे कोई मसला नहीं था, लेकिन जब मैं उसे देखती तो मुझे ये सब कुछ याद आ जाता था। मेरी बेटी के साथ इतना बुरा हुआ, वो भी उस वक्त जो अपने होशवास में नहीं थी, और ये बच्चा उसकी निशानी है। लेकिन मैं इस बात पे हैरान थी, बच्चा बहुत ज्यादा खूबसूरत था, इसका मतलब इसका बाप भी ऐसा ही होगा। पहले मैंने सोचा था शायद किसी काम करने वाला या किसी अस्पताल की सफाई करने वाले ने ये सब कुछ किया होगा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था जैसे इस बच्चे ने किसी खूबसूरत आदमी के नए नक्श ले लिए हों। मेरी बेटी भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इसके नए नक्श मेरी बेटी से नहीं मिल रहे थे। पता नहीं क्यों जिंदगी ने इतने जुल्म कर दिए थे कि अब ऐसा लगता था जैसे कुछ महसूस नहीं होता। मैं भी जिंदा लाश बन चुकी थी, मेरी बेटी तो कोमा में पड़ी थी, मुझमें और उसमें फर्क इतना था कि मैं चल फिर रही थी, लेकिन मेरी हालत भी उस जैसी ही थी, कुछ महसूस नहीं हो पाता था। जब मेरा शौहर वापस आया तो बच्चा 7 महीने का हो चुका था। उसने बच्चे को 1 हफ्ते तक देखा भी नहीं और गोद में उठाया भी नहीं। उसने कहा कि क्या करूं, खुशियां मनाऊं या मिठाइयां बांटूं, ये बच्चा इस घर में किस तरह है ये हम दोनों ही जानते हैं। एक दिन मैं घर के काम कर रही थी और बच्चा बराबर रो रहा था, मुझे उसकी आवाज आ रही थी, लेकिन काम थे खत्म नहीं हो रहे थे। मैं बच्चे की तरफ जाती तो खाना जल जाता, तो मेरी सास मुझे हजारों बातें सुना डालती। थोड़ी देर के बाद बच्चे की आवाज आना बंद हो गई थी, मुझे लगा बेचारा रो रो कर खुद ही सो गया होगा, लेकिन जब कमरे में आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वो मेरे शौहर के गोद में सो रहा था, मेरा शौहर उसको सुला रहा था, जिसने पहली दफा उसे उठाया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मैंने अपने शौहर को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी, वो भी रो पड़ा था। मैंने कहा ये कैसी आजमाइश है हम दोनों पर? महरीन के पापा आप ही बताइए अब क्या होगा? उसने कहा कि वो हमारी बेटी है और ये भी एक जान है, हम इन दोनों का ख्याल रखेंगे, बस तुम खुदा से दुआ करो हमारी परेशानी जल्द खत्म हो जाए। लेकिन आजमाइश इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ करती थी, क्योंकि मेरा शौहर वापस चला गया। जब मैं दोबारा से अस्पताल गई तो आज नर्स ने मुझे फिर से वही खबर सुनाई। मुझे उस औरत की शक्ल से नफरत हो गई थी, मुझे हमेशा बुरी ही खबर सुनाती थी। फिलहाल जो आदमी ये काम एक दफा कर सकता था वो बार बार भी कर सकता था। उसने मेरी बेटी को देख लिया था, जब तक उसे पकड़ते नहीं ये सब रुकने वाला नहीं था। डॉक्टर ने कहा वही सारी कहानी है जो पिछली दफा आपको बताई गई थी। मैंने डॉक्टर को कहा कि आपने मेरी बेटी को अस्पताल में रखा है, आप इसका इलाज कर रहे हैं और आप एक डॉक्टर हैं, आपको तो किसी और अस्पताल में भी आना जाना होगा, आप हमें वहीं कर दो। डॉक्टर ने कहा ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, आप लोगों को कहीं और भेज नहीं सकता, मैं तो आप लोगों को बड़ी मुश्किल से यहाँ पर रख कर बैठा हूँ। यूं समझ लें कि मेरी जेब से खर्चा हो रहा है। मैं चुप होगी, फिलहाल उन्होंने पहले ही हमारी इतनी मदद की थी, हाथ पकड़ा है तो उसकी बाजू तो नहीं पकड़ लेनी चाहिए। मेरी बेटी फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी और उसका डिलीवरी का टाइम भी आ गया था, लेकिन इस दफा बच्चा इस दुनिया में आने से कुछ मिनट बाद ही इस दुनिया से चला गया था। डॉक्टर ने कहा ये भी एक बेटा था। कहते हैं खुदा आपकी हिम्मत से ज्यादा आप पर बोझ नहीं डालता, लेकिन मुझे लग रहा था मेरी हिम्मत से ज्यादा बोझ मुझ पर डाल दिया गया था। दिन रात रोती थी और क्या करती। अस्पताल में जब कुछ लोग आते हैं तो आपस में एक साथ बैठकर एक दूसरे से अपने दिल की बात कर लेते हैं। मैं ऐसी ही एक बेंच पर बैठी थी, मेरी गोद में वो बच्चा था। जब मेरे साथ एक लड़की आकर बैठ गई, पहले तो मुझे लगा वो भी डॉक्टर है, पर उसने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन वो
काफी अमीर खानदान से और समझदार लग रही थी। उसने मुझसे पूछा, क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? उसने बड़ी हमदर्दी दिखाई। मैंने उसको सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, ये सब मेरी बेटी के साथ हो रहा है। उसने अपने कानों को हाथ लगाया। उसने कहा कि आपकी बेटी के साथ बहुत बुरा हो रहा है, इस तरह वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी और ऐसे ही मर जाएगी। आपको कुछ करना चाहिए। मैंने कहा, मैं क्या करूंगी? मेरा शौहर इन सभी मसलों से दूर भागता है। मैं अकेली औरत क्या कर सकती हूँ? किसी बात का पता भी नहीं है। उसने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपकी मदद करूंगी। मैंने कहा, आप मेरी मदद क्यों करोगी? उसने कहा, क्यों आपके और आपकी बेटी के साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है। उसने पूछा, आपकी बेटी का कमरा कौन सा है? आप मुझे वहां पर ले जाइए। और मेरे साथ आई और मैं उसे अपनी बेटी के कमरे में ले आई। उसने कहा कि मुझे अस्पताल में 3 दिन तक आना होगा और मुझे एक काम करना है, अगर आपकी इजाजत हो तो। मैंने कहा, हाँ। उसने अपने मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगाकर कमरे में छिपा दिया, बिल्कुल उसी जगह पर जहां से मेरी बेटी बिल्कुल साफ नजर आ रही थी, यानी कि उसका बिस्तर साफ नजर आ रहा था। उसने कहा कि मेरा मोबाइल बहुत महंगा वाला है, इसकी बैटरी बहुत ज्यादा है, पूरी रात की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। उसने कहा कि हम देखना चाहेंगे इस कमरे में कौन कौन आता है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया था जो हमें चाहिए था। लेकिन अगले दिन जब रिकॉर्डिंग सामने आई तो हम लोग हैरान रह गए थे। उसने कहा कि आप इस आदमी को जानती हो? तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने कहा, हाँ, मैं इस आदमी को तो जानती हूँ। वो आदमी तो मेरी बेटी के कमरे में आया था, मैं इसे अच्छी तरह से जानती थी। मैंने उस लड़की को बताया था। उसने अपने कानों को हाथ लगाया। उसने कहा कि यह मामला बहुत बड़ा है, हमें किसी और को भी शामिल करना होगा, उसको भी ये बात बतानी होगी, नहीं तो ये मामला हाथ से निकल जाएगा। मैंने कहा कि अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं जब भी इस बच्चे के साथ अस्पताल जाती तो डॉक्टर इंचार्ज था, उसका नाम हसन था। उस बच्चे को हमेशा प्यार करता था, कहता था बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन बदनसीब है। एक दिन बच्चे को घर ही छोड़कर आ गई तो डॉक्टर ने कहा, कैसी हैं आप? आपकी बेटी की हालत पहले से अच्छी है, आज बच्चे को नहीं लेकर आई। मैंने कहा कि बच्चा तो मर गया। डॉक्टर हसन हैरान रह गया। उसने कहा, क्या? वो कैसे मर गया? उस बच्चे को क्या हो गया था? वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आप सारे मरीजों के लिए इस तरह परेशान रहते हैं क्या? आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे कि वो आपका ही बच्चा हो। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा सा घबरा गया था। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो इसलिए परेशान हो रहा हूँ, छोटा बच्चा था, उसकी उम्र ही क्या थी? अब आप कह रही हैं कि वो मर गया है। मैंने कहा, हाँ, बहुत बीमार था। उसने कहा कि बीमार था तो मुझे बताती, मैं तो इसका इलाज करता है। ऐसा भी क्या हो गया था उसे? मैंने कहा, आपसे इलाज नहीं करवाना था, मुझे अपनी बेटी का भी अभी इलाज नहीं करवाना, मैं अपनी बेटी को आज यहाँ से लेकर जा रही हूँ। उसने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा, आपको मैंने अपनी जिंदगी का मसीहा समझा था, आपने कहा था इस लड़की को यहीं पर रख दें, इसका ख्याल रखूंगा। ख्याल किया, अब तो मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। हमने इस कमरे में कैमरा लगा दिया था, वो आप ही थे जिसने ये सब कुछ किया था। तभी इस बच्चे के लिए आप इतने परेशान हो रही हैं, क्योंकि वो आपका बच्चा है ना। मुझे ये भी पता चल गया है कि आपके यहाँ कोई औलाद नहीं है। शायद ये सोच रहे थे ना कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसे हम किसी तरह वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। वो मेरा बेटा है, मैं उसे अपनी औलाद समझ चुकी हूँ, बिल्कुल ठीक है और इसी दुनिया में है। डॉक्टर तो थर थर कांपने लगा। उसको तो अपना कोई बात आ रही थी और एकदम हैरान होकर खड़ा रह गया था। उसकी गलती थी और अगर ये बात बाहर निकल जाती, इस डॉक्टर का लाइसेंस भी जब्त कर दिया जाता। उसने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तो वो मुझे डराने लगा, समझाने लगा। मैं गरीब हूँ। जब वो लड़की कमरे में दाखिल हुई, उसका नाम रीता था, एक बहुत बड़ी एनजीओ की मेंबर थी। उसने मेरी मदद की थी, तभी वो इस अस्पताल में आई थी, क्योंकि इससे पहले ही अस्पताल के बारे में पता चल चुका था। यहाँ की औरतों के साथ बुरा सलूक होता है। आज वो अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी लोग थे। डॉक्टर को पकड़ लिया गया था। मैंने भी अपना बयान दे दिया। उसने भी वो रिकॉर्डिंग सबको दिखा दी। उसने हमारी मदद की और मेरी बेटी को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहाँ पर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा था। मेरी बेटी के बेटे का नाम सैन रखा था। वो 2 साल का हो गया था, अब तो चल फिर रहा था। मुझे ही माँ कहता था और मेरे शौहर को पापा कहता, और हमने दुनिया वालों को भी यही बताया कि ये हमारा बेटा है। मेरी बेटी अभी तक कोमा में ही है, लेकिन अभी अस्पताल में इसकी बहुत अच्छी देखभाल हो रही है। डॉक्टर कहते हैं कि आप दुआ करें वो वापस आ जाए। मेरी बेटी अब इस दुनिया में वापस आ जाएगी। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी ये बच्चा उसका है। मैं उसको कुछ नहीं बताऊंगी कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन बस ये दुआ करती हूँ ये जल्द से जल्द होश में आ जाए। आप लोग मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिए, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और कभी किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो जो मेरी बेटी के साथ हुआ है। डॉक्टर का लाइसेंस जब्त हो गया था, हमने उसके ऊपर केस कर दिया था। वो किसी तरह केस से तो बाहर निकल गया था, लेकिन अब दोबारा कभी अपना काम नहीं कर सकता। हम गरीब लोग थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। ये तो भला हो उस लड़की का जिसने हमारी इतनी मदद की। शायद खुदा ने उसे हमारी मदद के लिए ही भेजा था। आप सब भी दुआ करें एक दफा मेरी बेटी सही सलामत इस दुनिया में वापस जिंदगी की तरफ आ जाए। शायद किसी की दुआ खुदा कबूल कर ले और मेरी बेटी ठीक हो जाए। औलाद को इस हाल में देखना एक माँ के लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। मिलते हैं एक नई दिलचस्प कहानी के साथ।